Good morning, children. Lecture 10, Chapter 3, Current Electricity. Today we are going to start with Kirchhoff's law. इसमें दो लॉज हैं. पहला लॉ तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि समझने में नॉर्मल सा लगेगा बिल्कुल. जब हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर तो दो तारों में ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पे आपका करंट आ गया 5 एम्पियर, इधर पे करंट आ गया 3 एम्पियर, तो ये जो तार जुड़ के निकल रही है इसमें करंट कितना होगा? इस करंट होता है 8 एम्पियर. तभी हम कहते थे ना कि ये जो है सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को ओबे करता है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो वहाँ पे पढ़ा था. तो यही ऐसा ही कुछ जो है फर्स्ट लॉ जो है किर्चॉफ्स का, बड़ा ही सिंपल है ना. उसको जो हम बोलते हैं दैट इज किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है. इसको किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ ओब्लिक करके इसको आप जंक्शन रूल भी कह सकते हैं. कुछ भी नाम हो, जंक्शन रूल ओब्लिक करके इसको किर्चॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं. करंट लॉ नहीं, से एक शॉर्ट फॉर्म बनता है KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ. ठीक है बच्चे, ये लॉ ये कहता है कि जितना भी ये जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा तारें जुड़ती हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन. ठीक है, तो ये जो आपका जंक्शन रूल है ये कहता है कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन को छोड़कर जा रहा होगा. यानी सम ऑफ ऑल द करंट्स विच इज कमिंग हियर विल लीव द करंट फ्रॉम द जंक्शन. सो द फर्स्ट लॉ, इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी खास इसमें है नहीं. आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं. दैट junction law states that sum of current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction. कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि at the junction the total sum of the current is 0, like this also, or you can say anything. आप किसी भी फॉर्म में लिख रहे हैं that summation of all the current at the junction is equal to 0. Now मान लीजिए आपके पास ये एक जंक्शन है, ये इधर से मान लीजिए एक करंट आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे. इधर भी एक रेजिस्टर लगा है, इसके थ्रू यहाँ करंट आ रहा है, इसके थ्रू यहाँ करंट जा रहा है, इधर से फिर ये करंट है. अब इसमें से मान लीजिए मैं कह देती हूँ यहाँ पे 2 एरोज की करंट आ रहा है और ये करंट जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया 4 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 6 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, इधर पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है. तो यहाँ जो करंट है वो कितना होगा? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इस लॉ के हिसाब से? जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट विच इज गोइंग. सो दैट मीन्स दिस विल बी योर 6 + 4 इज इक्वल टू 2 + I. तो कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 2 + I और I इज इक्वल टू 8 एम्पियर. आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 8 एम्पियर. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया आपको. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल हियर. ये करंट और भी अलग हो सकता था कि मान लीजिए मैं इसको आपको एक शीट, एक्स्ट्रा शीट वैसे मुझे ले लेनी चाहिए थी इसमें भी. I'll take the extra sheet I had in the last lecture. इसमें स्पेस बची होगी, ये ले लेती हूँ इसको. एक्स्ट्रा शीट है ना, एक्स्ट्रा शीट फॉर किर्चॉफ्स लॉ. ठीक है, अब यही सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. देखिए
ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, अब इसमें ये चीज़ ऐसा होता है कि ये आपका था, इस जंक्शन पे आ रहा था, ऐसे जा रहा है, इधर पे, इधर है ऐसे, ठीक है। ये 6 एम्पियर ही है, ये 4 एम्पियर ही है। ये 2 एम्पियर की जगह पर मैं मान लीजिए कहती हूँ कि 10 एम्पियर करंट जो है, 12 एम्पियर करंट जो है वो इधर को जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चाहे ऐसी आ रही है, ये दोनों करंट आ रहे हैं, ये करंट जा रहा है, आपसे पूछा आई की वैल्यू, तो आप इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये हो जाएगा 6 + 4 = 12 + आई, है ना। तो 6 + 4 कितना है, 10, और 12 + आई को आप अकेला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 - 12, तो ये आंसर आपका आ रहा है -2 एम्पियर। तो डरना नहीं, करंट कैन बी नेगेटिव। इसका जब भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो डायरेक्शन करंट की नहीं है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो दिस करंट यहाँ पे 2 एम्पियर ज़रूर होगा, लेकिन द डायरेक्शन इज नॉट दिस वे, द करंट इज टूवर्ड्स द जंक्शन। यू हैव टू स्पेसिफाई दैट I is equal to 2 एम्पियर towards the junction। और देखिए आप, अगर ये towards the junction जा रहा होता तो कितना होना था, 6 + 4 + 2 that is equal to 12, और 12 बाहर निकल रहा है, लॉ प्रूफ हो जाना, ठीक है। सो द सिंपल सी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा आपने इसको ध्यान रखना है। इसमें एक साइन कन्वेंशन याद रखेंगे आप, साइन कन्वेंशंस होती हैं जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त हम एजम्पशंस यहाँ पर लेते हैं कि सारे जो करंट होंगे जो कि अगर अंदर की तरफ को आ रहे हैं, देन दोज का करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। इसको मैं कलर से देती हूँ, करंट टूवर्ड्स जंक्शन, टूवर्ड जंक्शन इज पॉजिटिव, एंड current going away from junction is equal to negative। अब कैसे ये ले रहे हैं, अब मान लीजिए आपका ये दैट, इसको जब ये लॉ आपको आता है तो एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, जब लॉ आता है तो यू विल डू लाइक दिस, इस तरह से ये आप ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम। ज़रूरी नहीं 4 ही, मैं 5 भी बना सकती हूँ, डू लाइक दिस, ठीक है। तो थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। ये लीजिए, इधर को आ रहा है I1, I2 भी इधर को आ रहा है, I3 भी मान लीजिए इधर ही आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 जो है वो भी जा रहा है, I4 एंड I5। सो दिस लॉ के हिसाब से क्या हो जाने वाला है, दिस I1 आपका आई क्या बोला उन्होंने, टूवर्ड्स द जंक्शन इज दिस अपोजिट टू दिस, ये कितना हो जाएगा, I1 + I2 + I3, ये सारे पॉजिटिव। पहले तो ये स्टेटमेंट से देख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द लीविंग द जंक्शन, कौन जंक्शन छोड़ के जा रहा है, I4 गया, I5, तो सारा सम जो आ रहा है इज इक्वल टू जो करंट जा रहा है, दिस इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 is equal, sorry, -I4 - I5 is equal to 0। तो देखो ये सम इज गोइंग टू बी द 0 द सेकेंड, ये ऐसे स्टेटमेंट देते तब भी सही है। और अगर साइन कन्वेक्शन को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि जितने करंट जो है जंक्शन की तरफ ये लोग आ रहे थे सब पॉजिटिव है, जंक्शन से जा रहा था ये नेगेटिव है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल लॉ विच इज़ नोन एज अ जंक्शन रूल, ठीक है। और ये जो इसमें कोई भी क्लोज सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है, ओपन सर्किट में भी इट ओबेज। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट और सेकंड लॉ में डिफरेंस, तो वहाँ आपको ये सारे पॉइंट्स देने पड़ेंगे। पहले तो स्टेटमेंट क्या है वो देनी पड़ेगी, एंड देन इनके स्पेसिफिकली नाम क्या है। इसमें एक चीज़ और बच्चे आपने याद रखनी है, दैट इज़ जंक्शन क्या है। जंक्शन होता है पॉइंट वेयर 3 or more wires meet, उसको जंक्शन बोलते हैं,
ठीक है। जैसे अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट है, ये मान लो एक सिंपल सा ले लेते हैं, इधर एक सप्लाई दे दी मैंने, ये सेल लगाया हुआ है, इधर पे एक रेजिस्टर भी है, फिर इधर जाओ, इधर पे एक और रेजिस्टर है, इधर जाओ, इधर एक और रेजिस्टर है, ऐसे कुछ भी लगाया, ठीक है। तो जब इसका हम सबसे पहले जब भी कोई सर्किट होता है उसमें हम इनके नाम लिखते हैं। तो हमने से लिखा ये A B C D E F, ठीक है। तो इसमें जो ये पॉइंट है, A पॉइंट पे कितनी तारें मिल रही हैं? 2, F पे कितनी मिल रही हैं? 2, D पे मिल रही 2, C पे मिल रही हैं 2। लेकिन अगर आप इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे 1 2 3, यानी B एंड E जो है ये क्या है? जंक्शन है। और आपके जो A C D एंड F जो है इनको हम बोलेंगे नोड्स, ठीक है। जंक्शन में स्पेसिफाइड है कि द पॉइंट वे 3 और मोर वायर्स जो है वो आपकी मिल रही हैं, ठीक है। अब ये जो लॉ है इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस जंक्शन लॉ is based on law of conservation of charge। ये एक खास बात है इसकी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ हमने क्या किया था? I1 प्लस I2 प्लस I3 is equal to I4 plus I5. This is what we have. ठीक है। Now, if we multiply both the sides, multiplying both sides by t, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इधर पे I1t plus I2t plus I3t इज इक्वल टू I4t प्लस I5t ऐसा लिख सकते हैं। करंट इनटू दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज इज इक्वल टू Q4 चार्ज प्लस Q5 चार्ज। इसका मतलब चार्जेस एंटरिंग द जंक्शन is equal to charge leaving the junction। ठीक है। which is, what is it? law of conservation of charge। This is what we have. Now the second law will do। second law में बहुत खास, लॉज तो बड़े सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा लॉज समझने में, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पार्ट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसमें बच्चे घबरा जाते हैं। वहाँ मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, वो रूल्स आपने ध्यान रखने हैं। उन रूल्स को ध्यान रख के जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। नाउ वी कम टू द किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, इस किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को आप लूप रूल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स, जैसे वो किरचॉफ्स करंट लॉ था, दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, इसको हम बोलेंगे, वो KCL था, ये क्या हो जाएगा? KVL, KCL एंड KVL, ठीक है। इसमें वोल्टेज है, इसमें इस तरह से है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो लॉ है ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम जो होगा ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0।
जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी लूप है, पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ मैं। द लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of AIC ना, algebraic sum of potential difference या sum of change in potential around a closed loop is 0। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है क्लोज्ड लूप, और क्या है वो, दैट इज 0। सो जो भी एलिमेंट होंगे किसी भी लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0. You can say that across all elements an EMF all sources in any closed electrical circuit is 0. इसको और appropriate करना है तो I can say that the algebraic sum of the potential difference across all elements and EMF of all sources जो सर्किट में लगे हुए हैं, sources in any closed circuit is 0. This is main definition part. So that is, you can say that it is, जैसे इस पहले वाले लॉ में हमने कहा कि summation of I is equal to 0, यहाँ पे हम बोलेंगे that is summation of E, the EMF, plus summation of the potential change, potential drop across the component is equal to 0. This is what you have to remember. This is going to be 0. अब कैसे हम ये चीज़ें क्लोज्ड लूप की बात हम कर रहे हैं, तो मैं क्लोज्ड लूप का एग्जांपल आपको देती हूँ। इफ़ यू सी यू हैव दिस, सपोज एक सिंपल सा लूप ले लेते हैं। ये मैंने लगाया, इसमें एक सेल है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, फिर एक और रेजिस्टेंस लगाया और ये बंद कर दिया, ये क्लोज लूप हो गया, ठीक है। ये जब भी सर कोई लूप है आपको उसको नामकरण करना है, सबसे पहले A, B, C, D। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, अब इसमें सेल्स होंगे आपको, तो आपको ये पता है सेल में से पॉजिटिव टर्मिनल से एक निकलता है करंट और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। जनरल सो नॉर्मल चीज़ें हर बारी मैं आपको बताती आ रही हूँ। अब इसमें जो है, जो आपका क्लोज लूप है, इस लूप में इसका नाम क्या है, इन लूप A, B, C, D, A ऐसे नामकरण करते हैं। A से शुरू किया, A पे ख़त्म किया, तो इसका मतलब हम A से चले और A पर ही वापस आ गए, राइट, लाइक दिस वी आर मूविंग। तो इस क्लोज लूप की बात जो है वो की जा रही है। तो अब इसमें देखिए कई चीज़ें, अभी EMF भी है, इसमें रेजिस्टर्स भी हैं, तो आपको जो रेजिस्टर्स के थ्रू करंट है वो देखना है। अब सबसे पहले तो आप सर्किट को देख के करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो आप यहीं से करंट निकालेंगे, द करंट विल गो लाइक दिस, है ना, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव की तरफ आ गया। एक बात ये कि पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ आया, जितना करंट निकलता है
उतना ही करंट उस सेल के अंदर आना चाहिए। ये एक मेन रूल है जब भी करंट को आप क्योंकि जब भी आप सर्किट्स में करंट को डिस्ट्रीब्यूट अभी आती है उसके पर भी कि वो आते हैं, तो आपने इस बातों का जरा ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट लिया है ना, तो जैसे आई करंट निकला, आई करंट इसमें वापस आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपको साइन कन्वेंशन इसके भी हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो पोटेंशियल इसके क्रॉस रेजिस्टर के क्रॉस गिर रहा है, दिस इज से R1, दिस इज R2, अब आई करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इसका EMF मान लीजिए आपका E इसका EMF है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ें बड़ी सिंपल सी जो है मैं समझाने के लिए जस्ट फॉर फील आई एम टेलिंग, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, एक बात करंट जो है ये आपका रेजिस्टर है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपकी डिसाइड करनी है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब भी आपकी डायरेक्शन, इफ दिस इज माय डायरेक्शन, दिस इज द पाथ आई एम अडॉप्टिंग, ठीक है, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ, अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आप गिर रहे हो नीचे को, देन द पोटेंशियल हियर अक्रॉस द रेजिस्टर आर, ओम्स लॉ के हिसाब से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू द रेजिस्टेंस। ये वैल्यू जो है आप इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो, तो आपकी वैल्यू डाउन जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव। अगर आपका पाथ कहाँ हो गया, इफ दिस इज द पाथ, इस वाले पाथ पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ अब जो पोटेंशियल आप लेंगे, दिस पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव IR, ठीक है। इस पाथ के लिए क्या था, इट इज नेगेटिव व्हेनेवर यू गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये when you go from low to high, this is equal to, हमेशा low to high जब भी जाओगे तो पॉजिटिव, हाई टू लो जाओगे तो इट इज नेगेटिव। अब रही बात सेल की, ये तो करंट की बात हो गई, तो यानी कि आपकी करंट नहीं बोल के मुझे बोलना चाहिए रेजिस्टर की बात क्लियर हो गई कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो इस तरह से आप देखते हैं। अब करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है कि इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हम कौन से रास्ते से उस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो डायरेक्शन की बात मैं कर रही हूँ। अगर हम ऐसे मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव, लो पोटेंशियल टू हाई जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव। अब बात करते हैं अगर सेल की आती है, तो सेल में भी क्या है, ये ऐसा एक डंडा बड़ा होता है, एक डंडा छोटा होता है। बड़ा डंडा आपको पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये हाई पोटेंशियल होता है और ये छोटा वाला लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब आप कहाँ चल रहे हो, अगर आपका पाथ ऐसा है, दिस इज द पाथ यू आर अडॉप्टिंग, कहाँ से जा रहे हो आप, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये यू विल हैव दिस E की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आपका पाथ कैसा हो रहा है, लाइक दिस यू आर गोइंग, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो। अब यहाँ पे आओगे तो जो EMF है दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। आप अगर ये इतना नहीं याद, भूल जाते हैं आप, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सोचने हाई पोटेंशियल है कि लो पोटेंशियल है, तो आपको जो बेसिक याद रखना है वो ये कि अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आप पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप जो उसके क्रॉस पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो साइन कन्वेंशंस जो है इसके, so we'll take this sign conventions. पहली बात, first, if we move in the direction
of current, then the potential across the resistor is negative, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब लिखने की जरूरत है, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक बेसिक हाई से लो जब भी जाओगे नेगेटिव, लो से हाई जाओगे तो पॉजिटिव। सेकेंड, इफ वी मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल of cell to positive terminal, क्या हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? लो टू हाई पोटेंशियल, है ना। देन EMF इज, क्या होगी EMF? पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मैं वाइस वर्सा क्यों लिख रही हूँ? कि अगर आप उल्टा चलते, हाई टू लो पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव बनी। ये साइन कन्वेंशंस आपने ध्यान रखने। ये तो भी सिंपल से अगर लॉ की स्टेटमेंट आती है तो आप उठा के लिख देंगे। और ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जैसे आपको ये बताया कि द जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। योर लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, सो KVL है जो है किरचॉफ्स voltage law is based on law of conservation of energy, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इसके ऊपर ये बिलीव करता है। तो क्या है कि जो चार्जेस हैं वो इस क्लोज लूप में क्या कर रहे हैं? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दे आर मूविंग, दे आर सर्कुलेटिंग अराउंड अ क्लोज लूप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसके कारण वो इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। एंड सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ क्लोज लूप कितना होता है? वर्क डन इज 0। एंड वी नो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम दैट अगर वर्क डन आपका 0 आ रहा है, सो द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी, सो द चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 एंड विच इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इसको इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई जस्ट राइट डाउन इन शॉर्ट द स्टेटमेंट दैट charges circulates around a closed loop in a particular direction because of electrostatic force, which is कैसा होता है electrostatic force? which is conservative in nature. So work done by electrostatic force in a closed loop. Conservative force क्या होते हैं? वो वाले force जिनके द्वारा किया गया काम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो जब क्लोज लूप होगी, जहाँ से शुरू हुए वहीं पर आप वापस आ गए हैं, तो जो वर्क डन विल बी हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू 0. सो I've written that charge circulate around the closed loop in a particular direction because of electrostatic force, which is conservative in nature. Therefore, work done by electrostatic force in closed loop
विल बी, कितना हो जाएगा, 0. And from work energy relation, or you can say not work energy relation, if you see that work is equal to क्या होता है, charge in this potential energy के term में देखा जाए, so work is equal to that is done to bring the charge from infinity to potential energy जो उसकी होती है, that is given as, हमने शुरू में पढ़ा हुआ था, that potential energy that was equal to the work done to bring the charge from infinity to that particular point. तो ये the work done is equal to 0, that means if you have 2 points, change in potential energy जो होगा from definition I, definition of change in potential energy, क्या थी वो, that was delta U is equal to, क्या हो रहा था, that was work done to bring, जो इसमें A point पर लेकर आए infinity to A, और from infinity to B point पर लेकर आए थे ना, UA minus, you can say that it was UB minus UA, like this we had. So this change in potential energy, and this is equal to the work done to bring the charge from infinity to that point. Change in potential energy. So from definition of change in potential energy, is equal to work done to bring the charge from infinity to that respective points. So as work is equal to 0, we have change in potential energy is equal to 0. So no change in energy is neither created nor destroyed, which imply no change in potential energy, which is the law of conservation of एनर्जी. ठीक है, आपने पहले बोल दिया कि जैसे ही जो सर्कुलेट हो रहे चार्ज सर्कुलेट होते हैं क्लोज लूप में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर में, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. एंड फिर उसके बाद आपकी डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की, दैट वाज इक्वल टू आल्सो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स. सो वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए जो काम किया जा रहा है, तो क्लोज लूप में वो सेम पॉइंट से शुरू हुआ, सेम पॉइंट पे खत्म हो रहा है. सो देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो दिस इज द सेकेंड थिंग. अब इसमें से कई बार क्वेश्चन जो है आपको आ जाता है कि आपका फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के बीच में आप डिफरेंस बताइए. ये 2 मार्क क्वेश्चन में उठा के दे देते हैं ये. You should know the differences. तो जब सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन पार्ट होएगी, दैट करंट एट जंक्शन इज 0, राइट. करंट एट जंक्शन, टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ आई जंक्शन इज इक्वल टू 0. एंड द नेट चेंज इन net potential in a closed loop, net change in potential in a closed
loop is equal to 0. So that is the delta V is equal to 0. आपका जो भी होगा हम इसको समेशन ऑफ पोटेंशियल को जो भी है टोटल उसको लूप में 0 लेंगे. सेकेंड जो है इसको हम दिस इज कॉल्ड जंक्शन लॉ. इसको हम जंक्शन लॉ कहते हैं. इसके लिए जो सेकेंड पॉइंट आएगा दैट विल बी इट इज कॉल्ड लूप लॉ. तीसरा it is applicable for it is applied to closed as well as it is applied to closed as well as open circuit. ठीक है. इसका जो है it is applied only in closed loop, closed circuit. ठीक है. इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं या करंट लॉ है ना. जंक्शन लॉ और करंट लॉ. दिस इज लूप लॉ और वोल्टेज लॉ. चौथा पॉइंट इट ओबे. कौन सा ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कई बार ये प्रूव करने को आ जाता है कि आप बताइए कौन से लॉ को करता है और क्यों. वो मैंने पहले करवा दिया. और इसमें हो जाएगा इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. ये तो बेसिक चीज होगी सिंपल से. अब हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. सबसे मेन खास बात ये आती जो आपको याद रखनी है. हाउ टू ओबे या हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. पहला, आप सबसे पहले जो है करंट ड्रॉ करेंगे. अब इस सर्किट के अंदर बहुत सारे, एक ही सेल थोड़ी ना होगा, ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं. पहला पॉइंट जो है आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे करंट की डायरेक्शन. ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल्स. ठीक है. बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है. फॉलो किरचॉफ्स कौन सा वाला? करंट लॉ फॉर ये जो आपका है KCL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. ठीक है. एक तो आप पहले करंट की डायरेक्शन ले लेंगे. और एक चीज और ध्यान रखनी, मैंने क्या बताई है कि सेल से जितना करंट निकालेंगे घूम फिर के जब वापस आएगा तो उसके अंदर उतना ही करंट वापस जाना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, आपने लूप्स डिसाइड करनी. सिंपल सी एक सिंगल लूप तो होगी नहीं, बहुत सारी लूप्स होंगी. तो आपको चूजिंग अ लूप, उसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी लूप आप चूज करें वो कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए. और उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कितना भी हो सकता है. सो चूज अ क्लोज्ड लूप. कैसा लूप होना चाहिए? क्लोज्ड लूप आपने चूज करना है. which may have any number of cells, resistors, capacitors, etc. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. आप जो
तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो क्लोज लूप आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उसका नामकरण, आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं वो हर बच्चे की अपनी चॉइस होगी. सो डायरेक्शन ऑफ लूप जो है, जो पाथ है, दैट शुड बी ऑफ योर चॉइस. अगर बहुत सारे ज़्यादा लूप्स भी हैं तो सभी लूप्स की अपनी अपनी डायरेक्शन हो सकती है, आपकी मर्जी, जो मर्जी डायरेक्शन लो. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ लूप, दैट इज द पाथ, जो आप रास्ता आप अडॉप्ट करोगे, एरो से बनाओगे ना अंदर, पाथ विल बी ऑफ योर चॉइस. इसका कोई रूल नहीं है कि यही डायरेक्शन होनी चाहिए. योर चॉइस, इवन इफ you have more than one loop. कितने भी लूप्स हों, एक है, दो है, तीन है, जो भी है, मतलब मान लो एक सिंपल सा देते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये सेल लगा हुआ है. ठीक है, इधर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इधर एक और सेल लगा हुआ है, और सेल्स का भी कोई वो नहीं है कि भैया इसी डायरेक्शन में लगना है, इनकी पोलैरिटी कैसी भी हो सकती है. ये है, तो अब मेरी मर्जी है, मैं इसको I can go like this clockwise. तो मैं यहाँ से नाम दूंगी A B C D. तो मैं इसका लिख सकती हूँ, लूप का नामकरण करूँगी तो मैं लिखूँगी A B C D A. A से शुरू किया मैंने, A पे ख़त्म किया. यही चीज़ मैं ऐसे नहीं भी ले सकती थी. मैं इसको ये ABCD ही नाम था, लेकिन मेरा मूड नहीं था मैं क्लॉकवाइज लूँ. मैं इसको ऐसे ले लूँ तब भी वही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लूप जो मैं सिलेक्ट करूँगी, आई कैन सिलेक्ट एज ADCBA. फ़र्क बस इतना ही आएगा, वो डायरेक्शन, मेरी घूमने की डायरेक्शन और करंट्स की डायरेक्शन आपने देखनी है. पहले तो आप इधर पे करंट ड्रॉ करोगे, जो भी सेल लगा है. अब बहुत सारे सेल हैं तो आपने क्या करना है, आप 2 सेल से भी निकाल सकते हैं करंट अपने हिसाब से, लेकिन ये ध्यान रखना है एक से भी निकाल सकते हैं. आपने बस इतना ध्यान रखना है, जितना करंट एक सेल से निकलता है उतना ही करंट उसके अंदर वापस आना चाहिए. सो दैट ये फर्स्ट में ये हो गया. ठीक है, क्लोज लूप सिलेक्ट कर लिया. अब उसमें आपने मूव डायरेक्शन ऑफ लूप जो आप डिसाइड करेंगे वो आपकी मर्जी है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. अगर आपके पास 2 लूप आ गए हैं, एक ये ऐसा है सर्किट, इधर एक सेल लगा हुआ है, इधर एक सेल लगा हुआ है. ठीक है, तो अब मेरे पास 2 आ गए. तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इधर पे क्लॉकवाइज चल रही हूँ, अगर मैं इस पे क्लॉकवाइज चल रही हूँ, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चल सकती हूँ, कोई वो नहीं है. अगर मैं इसमें एंटी क्लॉक चल रही हूँ तो मैं इसमें क्लॉक चल सकती हूँ, या मैं दोनों को ही क्लॉक चल सकती हूँ, मैं दोनों को ही एंटी क्लॉक चल सकती हूँ. डायरेक्शन इज ऑफ इंडिविजुअल्स चॉइस. ठीक है, डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो आप लेंगे इज टोटली योर चॉइस. ठीक है, ये आपकी मर्जी से होगा, जो मर्जी चॉइस ले. ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया. अब हमें कैसे पता लगेगा, जैसे भी मैंने वो बताया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे कि करंट है तो ये लेना है, वोल्टेज है, पर ये रूल्स जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एक्सप्लेन दैट वंस अगेन. जो चौथा रूल है वो दिस इज, इसको आप इधर पे 4th पॉइंट लिख लेना. ठीक है, हाउ टू डिसाइड कि पोटेंशियल गेन हो रहा है या पोटेंशियल लॉस हो रहा है, ये मैंने यहाँ बता दिया है. ये वाला चौथा पॉइंट, दिस 4th पॉइंट. ठीक है, इसको आपने लिख लेना है, ये वाला पार्ट, क्योंकि अगर ये लॉ आता है तब थोड़ी ना आप ये सब लिखोगे, तो मैं समझाने के लिए. तो ये जो चौथा रूल है ये कहाँ पर आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा, 4th. ठीक है, दैट इज हाउ टू नो दैट पोटेंशियल गेन है या पोटेंशियल लॉस है. हाउ टू नो पोटेंशियल गेन और लॉस. मैं यहाँ स्टार बना रही हूँ, सी एट बैक. ठीक है, ऐसा मत लिख देना सी एट बैक, ये. ठीक है, तो
अब हमेशा याद रखना है कि जब भी, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ, जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाते हैं तो हम कहते हैं पोटेंशियल गेन, सॉरी पोटेंशियल लॉस। और जब भी हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं हम कहते हैं पोटेंशियल गेन। ये क्या है? लॉस। इसे ये बेसिक रूल होता है। देखो, और रूल्स तो मैंने इसमें बता ही दिया। आपको जो याद रखने का रूल है इसको साइन कन्वेक्शन वाज दिस, कि अगर सेल में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, सेल वाले में अगर आप जो E की वैल्यू है E इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से टू पॉजिटिव टर्मिनल चल रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और रेजिस्टेंस में क्या है, यहाँ पे क्या रूल बताया था कि अगर आप पाथ इज ऑपोजिट टू करंट देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ऑपोजिट जाएगा तो पॉजिटिव, अगर उसी डायरेक्शन जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है। ये 4 रूल्स हैं जो आप बच्चों ने जो है ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये बातें ध्यान रहती हैं तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो अब लेट्स स्टार्ट विद सम फ्यू न्यूमेरिकल्स। हम शुरू करते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स लेंगे ताकि आपको डिफ़िकल्ट भी ना लगे। शुरुआत में बहुत इजी लेते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका, यू हैव फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। यहाँ एक चाहे रेजिस्टर्स 2 हैं लेकिन लगे तो सीरीज में ही हैं, तो करंट तो इसमें एक ही जाना था। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको बच्चे कि ड्रॉ करंट फ्रॉम 1 और मोर सेल बट फॉलो KCL रूल। अब कितने सेल है? सेल ही एक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा करंट की डायरेक्शन निकालना। तो दिस इज पॉजिटिव, मैंने बताया ना पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में वापस आता है। I करंट है, I करंट गया है तो I करंट ही अंदर को जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। फिर उसके बाद कहा था चूज अ क्लोज लूप। अब इसका नामकरण करोगे तभी चूज कर सकते हो। A B C D। सो इन लूप कौन सा वाला मैं शुरू कर रही हूँ? A B C D। यहाँ से चलते हैं, ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए। सो आई एम मूविंग लाइक दिस। यह मेरी मर्जी है, मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, तुमको एंटी क्लॉकवाइज चलना, यू कैन गो, कुछ नहीं गलत होगा उसमें। रूल्स ही लगाने हैं आपने। मैंने कहाँ से शुरू किया? A B C D A, ठीक है। A से चली और मैं इसी पे वापस आ गई। चूज कर दिया मैंने क्लोज लूप। अब डायरेक्शन ऑफ द पाथ वो मेरी चॉइस की हो गई। अब आपको देखना है कि इस लूप में क्या होगा। तो जैसे ही मैं सब गई यहाँ से तो मेरे पास क्या आया? पहले ये मैं ऐसे जा रही हूँ, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? ये याद रखना है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? I करंट जा रहा है, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा ये? क्योंकि हमारी डायरेक्शन दोनों की सेम है इसलिए हो जाएगा -4I। पता लग गया? 4 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, I करंट हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम जा रही है तो नेगेटिव वैल्यू ले ली। फिर नीचे आए, करंट भी नीचे को आ रहा है, हम भी नीचे को आ रहे हैं, तो फिर से ये -2I हो गया, ठीक है। फिर हम आए तो नीचे इधर पे आए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, फिर पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मीन्स हाई, लो से हाई जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये +12 हो गई, इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ लगाया हमने, सिर्फ ये लूप सेलेक्ट की और ये वाले दी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस। ये हो जाएगा 4, आपका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा? 4I प्लस -4I प्लस -2I, दिस विल बी इक्वल टू -6I। So it is equal to -6I plus 12 is equal to 0. So this is equal to your 6I is equal to 12. 6I को मैंने उधर भेज दिया, I is equal to 2 amperes. तो करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर का। तो इसमें से भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें से भी 2 एम्पियर जाएगा, क्योंकि कहीं और तो किसी सर्किट में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इससे थोड़ा सा चेंज करके ले रहे हैं। आप क्या कर दिया? 2 आपने सेल्स आपके 2 हो गए,
है ना। और रेजिस्टर्स ऐसे लगे, ये भी सिंपल सीरीज में लगे जो करंट है। अब जब दो सेल हैं तो अब रास्ता तो एक ही आ रहा है, तो यूजुअली आपने क्या करना है, इसमें जो बड़ा वाला सेल होगा उससे डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी, वो डोमिनेटिंग है, उससे जो है आपने डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी है। और जब जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट पड़ा है ना, तो इसको फाइनलाइज करते हैं। तो इसमें से हम बोलेंगे कि ये आई करंट निकला और यहाँ से घूमता हुआ ऐसे गया और यहाँ से पहुंच गया आई करंट वापस। तो जितना निकला उतना वापस। अब इसको नहीं देखेंगे आप, बस एक से डिसाइड कर दिया आपने, है ना। तो जब अगर एक ही लूप के अंदर दो आ रहे हैं तो जो बड़ा वाला है उससे आप डिसाइड कर दीजिए करंट। उसके बाद आप नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या बोला था, नामकरण कर दो, A B C D, ठीक है। अब नामकरण भी हो गया। अब नामकरण हो गया, अब हम इसमें डायरेक्शन लेंगे। तो मैं फिर से वो ऐसा क्लॉकवाइज ले रही हूँ, कोई बांधा नहीं है कि आपको वही लेना है कि नहीं भाई क्लॉकवाइज ही, आपकी मर्जी है। आप एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, आप क्लॉकवाइज भी। मैंने मान लीजिए ये लिया। सो इन लूप नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखना है, ए से शुरू किया मैंने, ए से मैं बी पे गई, बी से सी पे गई, सी डी पे और वापस ए। लूप का मतलब क्लोज लूप हमेशा लेते हैं, इसलिए जिससे शुरू करते हैं उसी पे हम एंड करते हैं। अब इसमें जब हम चलने लगे, ए से आगे गए, तो यहाँ क्या आया, इसका नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव बाद में आया। यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी +4 हो गया, इसकी वैल्यू +4 होगी। फिर आगे गए तो करंट ऐसे जा रहा था और हम, द करंट इज गोइंग लाइक दिस, हम ऐसे जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पॉजिटिव। सो इट विल बी +2i, ठीक है। फिर हम नीचे आए, हम नीचे को जा रहे हैं, करंट ऊपर को जा रहा है, +3i। फिर जब हम और आए नीचे तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल आया, यानी हाई पोटेंशियल से लो पे गए, इसकी वैल्यू हो जाएगी -10 = 0। आप किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। आपने सेल्स को देखना है तो सेल में आपको बताया हुआ है कि सेल का हमेशा याद रखना है, अगर नेगेटिव टर्मिनल आप ऐसे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। ये तो हो गया ईएमएफ। और अगर रेजिस्टर है तो रेजिस्टर में अगर करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी डायरेक्शन, ये हमारा वाला पाथ भी यही है, दिस पाथ इज ऑल्सो द सेम, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो आपका जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा इसके क्रॉस, दैट इज IR। अगर हम दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये नेगेटिव होगा। अगर हमारा पाथ उल्टा है, करंट इधर जा रहा है, हम उल्टे जा रहे हैं, देन द पोटेंशियल अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू +IR। ये याद रखना है, क्योंकि जब ये बेसिक है, इसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो समझाने के लिए मैंने बड़े अच्छे से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के टर्म ही बताया, और याद रखने के लिए भी बता दिया ये सिंपल सा फॉर्मूला। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ इज पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है ईएमएफ इज नेगेटिव। और अगर हमारा रास्ता और करंट का रास्ता सेम है तो पोटेंशियल उसके क्रॉस नेगेटिव। अगर हम अलग जा रहे हैं और करंट अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, -6 + 5i, है ना। 2 कितना है ये, 2 ohms था, एंड दिस इज 3 ohms। और अच्छा एक और ये भी तो है, इसको तो मैंने छोड़ ही दिया बच्चे। यहाँ से 10 आया और यहाँ फिर आगे गए तो हम तो ऐसे जा रहे हैं और ये करंट उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पे एक और आएगा -2i, है ना, -2i = 0। तो अब कितना हो जाएगा ये, सॉरी +2i नॉट माइनस, क्योंकि हमारी डायरेक्शन, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट उल्टा जा रहा है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7i = 0। So 7i = 6, so I = 6/7 एम्पियर्स। ये आपका करंट आ गया, इतना एम्पियर करंट इस सर्किट में है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और हिला दिया क्वेश्चन को, इसमें आपको बाहर एक ईएमएफ लगा दिया और इतना सर्किट सा दे दिया, आपको बोला करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड करंट इन circuit drawn from the cell
ये सेल से कितना करंट, तो आई करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, जब ये आई करंट यहाँ ड्रॉ कर रहा है, फिर यहाँ पहुँचा, पहले सबसे पहले तो हमने यही बोला ना करंट दिखाना है, तो आई करंट निकला और आई करंट को वापस सेल के अंदर आना, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है, तो इधर मान लीजिए आपने I1 करंट भेज दिया, तो इधर कितना बचेगा, I माइनस I1। ठीक है, I करंट इधर से गया, इसके थ्रू गया, फिर यहाँ पहुंचा, अब ये I माइनस I1 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दो रास्ते आ गए, तो अगर मैंने इधर को भेज दिया कि I2 करंट चला गया, ठीक है, I1 जा रहा था, I2 यहाँ चला गया, अगर I1 में से I2 मैंने यहाँ निकाल दिया तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ चला जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, फिर इधर से आ रहा था I माइनस I1, इधर से आ रहा है I1 माइनस I2। इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें घबराना नहीं है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से इधर से क्या आ रहा है I माइनस I1, इस पॉइंट पे फिर मिल रहे हैं ना, यहाँ से आया मेरा I माइनस I1 और उधर से क्या आ रहा है I1 माइनस I2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरा I माइनस I2। ये लिखने में ही गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो जाएगा दैट विल बी I माइनस I2। फिर ये यहाँ से गया, अब ये पॉइंट पे फिर ये करंट यहाँ से कितना जा रहा है इधर को I माइनस I2, ऊपर से कितना आ रहा है I2, तो प्लस I2। इस पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा I। ये देखा बाहर मैंने I निकाल दिया था ना। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप किरचॉफ का पहला लॉ लगा रहे हैं, और जितना करंट आप सेल से निकालते हैं उतना ही करंट सेल के अंदर जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फिर से एक बार देख लो ध्यान से, ये I करंट गया मेरा, ये पॉइंट पे दो जगह रास्ते आ रहे थे, मैंने एक को दिया I1, तो यहाँ क्या बचा मेरा, मैं इधर I1 I2 भी ले सकती थी, बट मैंने चलो यहाँ ये लिया कि मैंने I1 यहाँ भेज दिया, और यहाँ पे कितना भेजा मैंने I माइनस I1, क्योंकि I में से ही वो I1 निकला है ना, तो ये बचा कौन सा I माइनस I1, ये इधर आ गया। फिर ये जब I1 आगे चला तो इसको फिर दो रास्ते मिल गए, तो उसने क्या किया I2 वहां भेज दिया, तो इसने इधर को कितना भेजेगा I1 में से I2 माइनस कर दिया, ये इधर आया और यहाँ से I माइनस I1 आया। ये मैंने बताया आपको, इधर से I माइनस I1 आ रहा था और इधर से ऊपर से आ रहा था I माइनस I2, तो ये कट गया, बचा कितना I माइनस I2। फिर ये I माइनस I2 ऐसे जा रहा था, ऊपर से I2 आ रहा था, तो I माइनस I2 प्लस I2, ये कट गया I, तो बाहर निकल गया आपका I। कोई डाउट है बच्चे, इस पार्ट को बड़ी तसल्ली के साथ डायरेक्शंस आपने जो है वो लेनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, मुझे न्यूमेरिकल्स के लिए इसको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालती हूँ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नहीं तो अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा।